मैं स्मितानंद श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डीबीएस पीजी कॉलेज कानपुर। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को जर्मनी की एकीकरण के संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में प्रसा के चांसलर या वहाँ के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक तत्व ऑस्ट्रिया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। यह जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में जर्मनी प्रसा को 3 शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। प्रथम डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से और तीसरा फ्रांस से। 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण अंतोगत्वा संपन्न हुआ। तो आज इस व्याख्यान में हम इन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वान बिस्मार्क का जन्म ब्रेंडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में 1815 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही बिस्मार्क को घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी इत्यादि का शौक था। गार्डिजन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर वह प्रसा के न्याय विभाग में सर्विस करने लगा। 1839 ईस्वी में उसकी मां के देहांत के पश्चात उसने नौकरी से त्यागपत्र देकर उसने अपना समय अपनी पोमेरेनिया स्थित नीप हॉप की जागीर का प्रबंध संभालने लगा। 1847 ईस्वी में उसने विवाह किया। वह फ्रेडरिक विलियम द्वारा निर्मित संयुक्त प्रशियन डायर का निर्वाचित सदस्य बना। कालांतर में बिस्मार्क बर्लिन की राष्ट्रीय असेंबली, संविधान सभा एवं इरफुर्ट की संयुक्त संसद का सदस्य भी बना। इसी दौरान बिस्मार्क ने पूरे गहराई के साथ जर्मन और यूरोपीय राजनय का ज्ञान प्राप्त किया। यहीं पर ऑस्ट्रिया से संबंधित उसके विचारों में भी परिवर्तन आया। बिस्मार्क को अब यह ज्ञात हो गया कि ऑस्ट्रिया किसी भी कीमत पर प्रसा को अपने समकक्ष दर्जा देने को तैयार नहीं है। अतः वह अब स्पष्टता यह भी समझ गया कि ऑस्ट्रिया की शक्ति को पूर्णतया नष्ट किए बिना प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1859 ईस्वी में जब फ्रांस और इटली ने मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो बिस्मार्क ने प्रसा के सम्राट को तटस्थ रहने की सलाह दी थी। 1859 ईस्वी में ही जब बिस्मार्क को रूस में राजदूत बनाकर भेजा गया तो उसने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की और भविष्य के लिए रूस प्रसा मैत्री का आधार स्थापित किया। 1862 ईस्वी में वह फ्रांस का राजदूत बना तो बिस्मार्क को नेपोलियन तृतीय के विचारों को समझने का पर्याप्त अवसर मिला। यूँ इसी बीच वह इंग्लैंड के पामस्टन और डिजरेली से भी मिला। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी की एकीकरण के लिए भी प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात बिस्मार्क का प्रमुख उद्देश्य प्रसा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना एवं जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त कर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न कराना था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अर्थात युद्ध का मार्ग का अवलंबन
करते हुए 8 वर्षों, कहने का तात्पर्य है 1862 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के बीच में 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण को संपन्न कर दिया। पहला था स्लेस्विग एवं होल्स्टीन की समस्या और डेनमार्क से युद्ध। एकीकरण का यह पहला चरण था। जर्मनी के एकीकरण का यह पहला चरण था। स्लेस्विग और होल्स्टीन की डचियाँ डेनमार्क और जर्मनी के मध्य स्थित थी। होल्स्टीन की अधिकांश जनता जर्मन थी एवं स्लेस्विग में जर्मन और डेन दोनों लोग थे, परंतु बहुमत जर्मनों का ही था। जर्मन लोग जहां इन डचियों का विलय जर्मनी में चाहते थे, वहीं डेनिश लोग इसका विलय डेनमार्क के साथ चाहते थे। 1760 ईस्वी में डेनमार्क का राजा इनका ड्यूक बन गया था। 1852 ईस्वी की लंदन संधि द्वारा इन दोनों डचियों के डेनमार्क के साथ संधि की पुष्टि कर दी गई थी। 1863 ईस्वी में डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के पश्चात प्रिंस क्रिश्चियन नवम सम्राट बने। नवम ने एक नए संविधान द्वारा स्लेस्विग को डेनमार्क का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। 1852 ईस्वी की लंदन की संधि के पूर्व इन डचियों पर डेनमार्क के राजा के अधीन ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग की एक अस्थायी सरकार स्थापित थी। 1863 ईस्वी में डचियों में डेनमार्क शासन के विरुद्ध उत्तेजना को देखते हुए एक बार पुनः ड्यूक ऑगस्टनबर्ग ने डचियों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। बिस्मार्क स्लेस्विग तथा होल्स्टीन की समस्या का उपयोग प्रसा के लाभ हेतु करना चाहता था। बिस्मार्क न तो इन डचियों पर डेनमार्क का आधिपत्य चाहता था, न ही वह इन डचियों पर ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के प्रभाव को स्थापित होते देखना चाहता था। इन डचियों की भौगोलिक स्थिति एवं सामरिक महत्व के मद्देनज़र बिस्मार्क नौसेना के विकास हेतु इन डचियों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। बिस्मार्क ने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति का सहारा लेते हुए ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर डेनमार्क के शासक को 18 घंटे के भीतर उस संविधान को वापस लेने की चेतावनी दे दी, जिसके द्वारा उक्त डचियों को डेनमार्क का अभिन्न अंग मान लिया गया था। ब्रिटेन से सहयोग प्राप्त की आशा में डेनमार्क के शासक ने इस चुनौती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। 30 अक्टूबर 1864 ईस्वी को वियना संधि के द्वारा डेनमार्क ने इन दोनों डचियों को प्रसा और ऑस्ट्रिया को वापस कर दिया। साथ ही डेनमार्क ने यह भी वचन दिया कि ऑस्ट्रिया और प्रसा इन दोनों डचियों के संदर्भ में जो भी व्यवस्था स्थापित करेंगे वह उसे मान्य होगा। ऑस्ट्रिया को इन डचियों में किसी भी प्रकार की कोई रुचि न थी, अतः वह इन डचियों को ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक फ्रेडरिक को सौंपना चाहते थे, परंतु बिस्मार्क अपना स्वयं का आधिपत्य इन डचियों पर चाहता था। इन परिस्थितियों में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य तनाव की स्थिति बढ़ती गई, अतः दोनों के मध्य गेस्टाइन का समझौता हुआ। विश्व के इतिहास में गेस्टाइन का समझौता बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो 14 अगस्त 1865 ईस्वी को संपादित हुआ। ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांसिस जोसेफ अपनी तंग आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र युद्ध टालना चाहते थे, अतः उसने प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम के साथ गेस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को एक समझौता किया। इस समझौते के निम्न शर्तें थीं। पहला, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का तथा स्लेस्विग पर प्रसा का अधिकार बना रहा। दूसरा,
कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रसा का संयुक्त अधिकार स्थापित किया गया। तीसरा, प्रसा को समुद्र तक नहर खोदने का अधिकार प्राप्त हुआ। चौथा, छोटी डची लामनबर्ग प्रसा ने ऑस्ट्रिया से खरीद ली। वास्तव में गेस्टाइन का यह समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। लामनबर्ग पर अधिकार हो जाने से कील बंदरगाह पर प्रसा का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। बिस्मार्क ने चालाकी के साथ ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन दिया था, जो ऑस्ट्रिया से काफ़ी दूर था एवं चारों ओर प्रसा के राज्य से घिरा हुआ था। गेस्टाइन समझौता संपन्न कर बिस्मार्क ने इन डचियों पर ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। समझौते के पश्चात आश्चर्य व्यक्त करते हुए बिस्मार्क ने कहा था, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कोई ऑस्ट्रियन राजनीतिज्ञ होगा जो इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बिस्मार्क यह भी भली भांति जानता था ऑस्ट्रिया को गेस्टाइन समझौते की भूल जल्दी ही समझ में निश्चित आ जाएगी। उसने स्वयं भी कहा था, इस समझौते के द्वारा हमने दरार को कागज से ढक दिया है। बिस्मार्क की कूटनीतिक तैयारियां शुरू हो गई। बिस्मार्क भली भांति जानता था कि गेस्टाइन की भूल समझ में आने के उपरांत ऑस्ट्रिया के साथ उसका युद्ध अनिवार्य होगा। अतः बिस्मार्क ने इस संभावित युद्ध के मद्देनज़र निम्नलिखित कूटनीतिक तैयारियां शुरू कर दी थी। राइन प्रदेश के कुछ भागों का लालच देकर फ्रांस की तटस्थता प्रसा ने प्राप्त कर ली। इटली के साथ एक सामरिक संधि की, जिसके तहत ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की स्थिति में मदद करने के बदले में इटली को वेनेसिया दिलाने का आश्वासन दिया, चूँकि वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। पोलैंड के मामले में रूस का साथ देकर उसकी मित्रता भी हासिल कर ली गई। ब्रिटेन की तटस्थता की नीति से तो वह परिचित ही था। इस प्रकार समस्त यूरोप ने प्रथम बार बिस्मार्क के इस चातुर्य को देखा था और वह अब बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता का लोहा मान लिया। समस्त जर्मन की जनता पर उसका धाक जम गई और उसने जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक मात देकर संपन्न किया। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसमें ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध एवं प्राग की संधि होती है। गेस्टाइन समझौते के पश्चात ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए बिस्मार्क कूटनीतिक तैयारियां पूर्ण कर चुका था। रूस, फ्रांस और इटली को वह अपने पक्ष में कर ऑस्ट्रिया को यूरोप के इतिहास में मित्रहीन बनाने का हर संभव प्रयास किया। मोल्टके के सेनापतित्व में बिस्मार्क की सेना ऑस्ट्रिया से दो दो हाथ करने के लिए पूर्णतः तैयार थी। विलियम प्रथम युद्ध के पक्ष में नहीं था, अतः बिस्मार्क ने उसे समझाया कि ऑस्ट्रिया प्रसा का कट्टर शत्रु है और उससे युद्ध भी असंभावी है। अभी तो युद्ध की स्थिति में परिस्थितियां हमारे पक्ष पूर्णतः अनुकूल हैं, परंतु यदि वह असंभावी युद्ध बाद में हुआ तो स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होगी। अंतोगत्वा विलियम प्रथम युद्ध के लिए तैयार हो गया। आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के पश्चात बिस्मार्क युद्ध के बहाने की तलाश में लग गया, जो कि उसे शीघ्र ही प्राप्त हो गया। ऑस्ट्रिया ने स्लेस्विग और होल्स्टीन के प्रश्न को हल करने हेतु जर्मनी की संघीय संसद बुलाई। इस संसद द्वारा ऑस्ट्रिया की सह पर निर्णय किया गया कि डेनमार्क से प्राप्त तीनों प्रदेश ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग को सौंप दिए जाएं। बिस्मार्क ने इसे गेस्टाइन समझौते का उल्लंघन करार दिया और उसने घोषणा की कि अब वह गेस्टाइन समझौते से स्वतंत्र है। बिस्मार्क ने प्रसा की सेनाओं द्वारा होल्स्टाइन से ऑस्ट्रिया की सेनाओं को खदेड़ दिया। ऑस्ट्रिया के कहने पर जब जर्मन परसंघ ने
बिस्मार्क के इस कार्य को अवैध करार दिया तो बिस्मार्क ने जर्मन प्रसंग को ही अवैध करार देते हुए जर्मन प्रसंग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। जर्मन प्रसंग को समाप्त करने के साथ ही बिस्मार्क ने 16 जून 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की भी घोषणा कर दी, जो कि 7 सप्ताहों तक चला। इसलिए इसे 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। कस्टोजा एवं लीसा के युद्धों के पश्चात सडोवा के निर्णायक युद्ध में 3 जुलाई 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया को पूर्णतः पराजित कर दिया गया। प्रसा की इस गौरवपूर्ण सफलता का श्रेय उसके योग्य सेनापति जनरल वान मोल्टेके को जाता है। ऑस्ट्रिया के साथ साथ उसके सहयोगियों हनोवर, सैक्सनी, बवेरिया, हेस-कासेल और बेडन आदि को भी प्रसा द्वारा परास्त कर दिया गया था। हेजन के अनुसार जब युद्ध इतिहास में सबसे कम अवधि के युद्धों में से एक है, जो अत्यधिक निर्णायक था तथा जिसका परिणाम सबसे चमत्कारिकपूर्ण था। ऑस्ट्रिया की खस्ता हालत को देखते हुए प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर भी अधिकार करना चाहता था, परंतु बिस्मार्क ने अपनी दूरदर्शी नीति के अंतर्गत इन शब्दों के साथ विलियम को रोक दिया कि युद्ध का निर्णय हो गया है, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया के साथ उदारतापूर्ण संबंध बनाने होंगे। और अपनी इसी कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को परास्त करने के बावजूद आगामी समय में ऑस्ट्रिया का यथासंभव समर्थन भी प्राप्त किया। बिस्मार्क का मूल उद्देश्य जर्मन मामलों से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना तो पूर्ण हो ही चुका था, अतः 23 अगस्त 1866 ईस्वी को बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि संपन्न कर ली। इस प्रकार ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध एवं प्राग की संधि के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय महत्वपूर्ण चरण भी पूरा कर लिया। अब तृतीय चरण दक्षिणी राज्यों का संघ में विलय ही शेष था। इस तीसरे चरण की प्राप्ति हेतु बिस्मार्क का स्पष्ट कथन था, फ्रांस और प्रसा का युद्ध इतिहास के तर्क में निहित है। फ्रांस के पराजय के बिना जर्मनी का एकीकरण अधूरा था। ऑस्ट्रिया के पराजय से फ्रेंच जनमत बहुत ही दुखी हुआ था। वहाँ के राजनेता बहुत चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा कि सडोवा के रणक्षेत्र में ऑस्ट्रिया की जगह फ्रांस की पराजय हुई है। संघर्ष शुरू होने के पहले फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने यह सोचा था कि लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। 2 जर्मन राज्य लड़ते लड़ते थक जाएंगे, फिर फ्रांस के पास मध्यस्थता का प्रस्ताव आएगा, बंदरबाट की प्रक्रिया शुरू होगी, इतिहास फिर अपने को दोहराएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया इतनी जल्दी परास्त हो गया कि फ्रांस को बीच बचाव का मौका ही नहीं मिला। दोनों राज्यों में प्रसा और ऑस्ट्रिया में संधि हो गई। बेचारा नेपोलियन तृतीय देखता ही रह गया। कहीं से निमंत्रण पत्र नहीं मिला। अब फ्रांस के कर्णधारों ने यह फैसला किया कि प्रसा के प्रभाव को रोकना है, तो कैसे रोका जाए। कोई मिलना चाहिए था। बिस्मार्क अभी भी नेपोलियन तृतीय को भ्रम में डाले था। उसने नेपोलियन के सामने प्रस्ताव रखा कि दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक राज्यों जैसे बवेरिया, वार्डेन, वुटेम्बर्ग का आपस में बंटवारा कर लिया जाए। कुछ फ्रांस को और कुछ प्रसा या बिस्मार्क को मिले। योजना नेपोलियन को आकर्षक लगी। फ्रांस क्या चाहता था यह तो बिस्मार्क ने लिखा लिया। प्रसा के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कहीं नहीं थे। बाद में चलकर इस बात का भंडाफोड़ हो गया और बिस्मार्क ने पूरे प्रकरण को इस तरह से पेश किया कि जैसे फ्रांस इन राज्यों का अपहरण करना चाहता था। फ्रांस की निगाह बहुत पहले से ही बेल्जियम पर लगी थी। कई कारण थे। दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती थीं। दोनों राज्य कैथोलिक थे।
दोनों की भाषा माने फ्रेंच भाषा बेल्जियम में भी बोली जाती थी। बिस्मार्क ने नेपोलियन को बेल्जियम के संदर्भ में लालच दिया। अपनी प्रकृति के अनुसार नेपोलियन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन बिस्मार्क ने उसके इरादे को इंग्लैंड को बता दिया। 1839 ईस्वी में यूरोप की महाशक्तियों ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दी थी। उस दस्तावेज पर फ्रांस के प्रतिनिधि ने भी हस्ताक्षर किए थे। इंग्लैंड यह कभी नहीं चाहता था कि बेल्जियम की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए, या फ्रांस में इसके विलय को वह कभी नहीं चाहता था। जब नेपोलियन के इरादे की जानकारी इंग्लैंड को हुई तो वहाँ के लोग यह समझने लगे फ्रांस विश्वसनीय नहीं है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक राज्य फ्रांस के साथ नहीं जा सकते थे। युद्ध की स्थिति में इंग्लैंड फ्रांस का साथ नहीं दे सकता था। ऑस्ट्रिया से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह प्रसा के खिलाफ फ्रांस का साथ देगा। यूरोप की महाशक्तियों में रूस ही ऐसा था जो सामान्य परिस्थितियों में फ्रांस के साथ हमदर्दी दिखा सकता था। लेकिन 1863 ईस्वी में रूसी पोलैंड के विद्रोह में नेपोलियन तृतीय ने पोलिश देशभक्तों के पक्ष में बयान देकर रूस के जार या वहाँ के सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय को नाराज कर दिया था, जबकि बिस्मार्क ने उस दुर्दिन के समय रूसी सम्राट या जार को सैनिक सहायता भी दे दी थी। लेकिन अभी रूस उस उपकार का बदला नहीं चुकाया था। ऐसी स्थिति में रूस के फ्रांस के पक्ष में जाने की संभावना नहीं रह गई थी। परिस्थितियां बिस्मार्क के पक्ष में थीं, लेकिन फिर भी बिस्मार्क यूरोप की महाशक्तियों को स्वयं आक्रांतक होने का आभास नहीं होने देना चाहता था। उसकी मंशा थी कि फ्रांस के साथ लड़ाई हो, शेष यूरोप को यह लगने लगे कि युद्ध के लिए फ्रांस ही उत्तरदायी है, प्रसा नहीं। परिस्थिति कैसे पैदा हो, बिस्मार्क इस बात के तलाश में था। नेपोलियन तृतीय की बेवकूफ़ी ने उसे भिला दिया। स्पेन में विद्रोह हो गया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ की रानी इसाबेला अपदस्थ हो गई थी। वहाँ की रानी को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया गया था। उन्हें स्पेन से भागना पड़ा। गद्दी के लिए जर्मनी के एक छोटे राज्य में एक राजकुमार मिल गया। वे संयोगवश होहनजोलर्न वंश से संबंधित थे। राजकुमार महत्वाकांक्षी नहीं था, इसलिए स्पेन का शासक बनने में वह संकोच कर रहे थे। बात अभी पक्की नहीं हो पाई थी, लेकिन जब यह सूचना फ्रांस के लोगों को मिली कि वहाँ का जनमत भड़क गया। फ्रांस को यह बात पसंद नहीं थी कि स्पेन के राज सिंहासन पर कोई जर्मन राजकुमार बैठे जो प्रसा के राजघराने से जुड़ा हो। फ्रांस को खतरा इस बात का था कि ऐसी परिस्थिति में स्पेन की राजनीति पर फ्रांस का दबदबा बढ़ जाएगा। फ्रांस की जगह स्पेन की राजनीति पर प्रसा का दबदबा बढ़ जाएगा। यूरोप में सख्त संतुलन का सिद्धांत लड़खड़ा जाएगा। संघर्ष की स्थिति में फ्रांस को दो सीमाओं पर लड़ना पड़ेगा, दक्षिण में स्पेन और पूर्व में प्रसा। इसलिए फ्रांस ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि यदि वहाँ की गद्दी पर कोई इस राजवंश का व्यक्ति बैठेगा तो फ्रांस ऐसा नहीं होने देगा। फ्रांसीसी राजदूत जो प्रसा में था, उसे हिदायत दी गई कि वह प्रसा के शासक वहाँ के सम्राट विलियम प्रथम से इस मुद्दे पर स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करे। वहाँ के सम्राट एम्स में विश्राम करने के लिए गए थे कि स्पेन की गद्दी पर राजकुमार नहीं बैठेगा। बातचीत सद्भावना के वातावरण में हुई। सम्राट ने यह कहा कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन वह कुछ लिखकर देने को तैयार नहीं थे। दूसरे दिन फिर बातचीत होने को थी,
लेकिन तब तक सम्राट को यह सूचना मिल गई कि जर्मन राजकुमार ने स्पेन का शासक बनने से इनकार कर दिया है। फ्रेंच राजदूत जब विलियम प्रथम से मिलने गया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार अब वह प्रसंग स्वतः समाप्त हो गया था, क्योंकि राजकुमार ने वहाँ का सम्राट बनने से इनकार कर दिया था। फ्रेंच राजदूत तो लौट आया, लेकिन गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई। एम्स से विलियम प्रथम ने इस घटना के संदर्भ में एक छोटी सी टिप्पणी या नोट अपने प्रधानमंत्री बिस्मार्क के पास भेजी। उस टिप्पणी को बिस्मार्क ने जर्मन और फ्रेंच अखबारों में इस तरह से प्रकाशित कराया कि जर्मन लोगों को ऐसे लगे कि फ्रांसीसी राजदूत ने उनके सम्राट को अपमानित करने का प्रयास किया है। प्रसा में विलियम प्रथम की बेइज्जती हुई। यह खबर पढ़कर जर्मन भड़क गए। इस घटना का विवरण जो फ्रेंच अखबारों में निकला या पेरिस में निकला, उसे पढ़कर फ्रांस के लोगों को ऐसा लगा कि प्रसा के राजा ने उसके राजदूत के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन बर्लिन और पेरिस एक साथ भड़क उठे। दोनों शहरों में जुलूस निकाले गए। एक नारा लग रहा था कि पेरिस तक पहुंचना है, तो दूसरा नारा लग रहा था कि बर्लिन तक पहुंचना है। वो जो परिस्थितियां बिस्मार्क खोज रहा था वह स्वयं सामने आ रही थी, लेकिन आग लगाने का काम कौन करे। अब भी बिस्मार्क युद्ध की घोषणा करना नहीं चाहता था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने देश के जनमानस के दबाव में आकर प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसे यह उम्मीद थी कि दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक राज्य उसका साथ देंगे, माने दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य हैं वो फ्रांस का साथ देंगे। जब संघर्ष कुछ दिन चलेगा तथा ऑस्ट्रिया और इटली उसी के साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रांसीसी सेना हर मोर्चे पर परास्त होने लगी, हर मोर्चे पर पिटने लगी। नेपोलियन को प्रसा की सैन्य शक्ति का शायद सही अंदाज नहीं था। यह युद्ध एक अन्य दृष्टि से भी बड़े महत्व का था। पूर्व के युद्धों में सेनापति रणभूमि में होते थे, सैन्य संचालन करते थे, लेकिन इस युद्ध में पहली बार प्रसा का सेनापति मोल्टके कंट्रोल रूम में बैठकर अपनी सेना का संचालन कर रहा था। यूरोपीय शक्तियां उत्सुकता बस देख रही थीं संघर्ष कितने दिनों तक चलता है। नेपोलियन तृतीय स्वयं 80,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। पराजय की उस घड़ी में फ्रांस के कुछ प्रजातंत्रवादियों ने गम्बेटा के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस संघर्ष में समस्त फ्रांसीसी जनता शरीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भयंकर संघर्ष के बाद पेरिस नगर पर प्रसा के सैनिकों का कब्जा या दबदबा कायम हो गया। वह रण क्षेत्र जिसमें नेपोलियन तृतीय की पराजय हुआ सेडन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1870 ईस्वी में हुआ। यूरोप के निर्णायक युद्धों में इसकी गणना की जाती है, माने सेडन के युद्ध की जो गणना की जाती है, यूरोप के निर्णायक युद्धों में इसकी गणना की जाती है। फ्रांस हार गया। जर्मनी की एकीकरण का अंतिम अध्याय अब लिखा जा चुका था। बिस्मार्क क्या नहीं चाहता था कि फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर जर्मनी अपना कब्जा करे, लेकिन जर्मन सेनापति और वहाँ की जनता फ्रांस से कुछ लेकर ही संतुष्ट होना चाहती थी। वर्साय के शीश महल में जर्मन एकीकरण का अंतिम अध्याय लिखा गया। विलियम प्रथम अब जर्मनी के सम्राट बनाए गए। यूरोप के राष्ट्रमंडली में एक नया नाम जुड़ गया, जिसे कल तक भौगोलिक अव्यक्त कहा जाता था। जैसे इटली के एकीकरण के संदर्भ में हमने पहले भी कहा है
कि इटली को भी एक भौगोलिक अव्यक्त कहा जाता था। तो उसी तरीके से जर्मनी को कल तक एक भौगोलिक अव्यक्त माना जा रहा था। अब वह एक राष्ट्र के रूप में सामने आया। फ्रांस के दो क्षेत्र अल्सेस लॉरेन उससे छीन लिए गए, जो कभी जर्मनी के थे, जिसे सशक्त फ्रांस ने पहले छीन लिया था। इसलिए जर्मन जनमानस उन्हें फिर से वापस पाना चाहता था। अपने व्यक्तिगत विरोध के बावजूद बिस्मार्क इस प्रक्रिया को रोक नहीं सका। फ्रांस के ऊपर युद्ध का भारी भरकम हर्जाना भी लादा गया, जो प्रायः हर पराजित राज्य की नियत होती है। जर्मनी के राज्य एक संघ के रूप में सम्मिलित हुए। इस संदर्भ में वही नियम लागू किया गया जिसके तहत उत्तरी जर्मनी के राज्य प्रशा के नेतृत्व में पहले से ही संगठित हो चुके थे। उत्तरी जर्मनी के राज्य प्रोटेस्टेंट थे और दक्षिणी जर्मनी के राज्य ज़्यादातर कैथोलिक थे। उत्तरी जर्मनी में करीब करीब 22 राज्य थे। 2 सदनों की व्यवस्था की गई। राज्यों को बहुत से अधिकार दिए गए, क्योंकि बिस्मार्क क्या नहीं चाहता था कि उसके कार्यों के फलस्वरूप जर्मन राज्यों में आपसी मतभेद पैदा हो। इस तरह 3 युद्धों के फलस्वरूप जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह कार्य विशुद्ध रूप से बिस्मार्क की कृति थी, बिस्मार्क की उपलब्धि थी। लेकिन एक प्रश्न पर मतांतर रहा है, वह यह कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह से घटनाएं आती गईं, क्या उन्हें उसी रूप में पैदा करने में भी बिस्मार्क का हाथ था? जो लोग यह कहते हैं कि वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रेली के एक वक्तव्य का हवाला देते हैं। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क डिज़रेली से मिला था। हाल ही में वह प्रशा का प्रधानमंत्री बना था। उसने बातचीत के दौरान डिज़रेली से यह कहा कि संघर्षों के बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है और इस प्रक्रिया में किससे किससे संघर्ष होना है बिस्मार्क ने यह भी बता दिया था। बाद में डिज़रेली ने अपने व्यक्तिगत मित्र से इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि एक व्यक्ति पहली बार उससे मिला और उसने भावी संघर्षों की बात की। डिज़रेली को लगा कि बिस्मार्क के दिमाग में जर्मनी के एकीकरण की कोई रूपरेखा है, लेकिन अब ज़्यादातर इतिहासकारों की धारणा है कि इन संघर्षों के लिए परिस्थितियां पैदा करने में बिस्मार्क का उतना योगदान नहीं था जितना प्रायः समझ लिया गया है। कब किससे संघर्ष होना है, इस बात का आकलन राजनीति में बहुत पहले से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में शत्रु मित्र हो जाते हैं और मित्र शत्रु बन जाते हैं। पासा पलट जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तब भी एक बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वह यह है कि स्थिति का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में बिस्मार्क से अच्छा कोई यह नहीं जानता था। यह उसकी प्रतिभा का प्रतिफल था कि जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। उसे इस बात का खतरा था कि फ्रांस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का प्रयत्न करेगा, जर्मनी के खिलाफ व्यूह रचेगा। इसलिए उसने यूरोप के इतिहास में संधियों और प्रतिसंधियों का वह सिलसिला शुरू किया जिससे कम से कम उसके प्रधानमंत्रित्व काल तक फ्रांस को यूरोप की राजनीति में अकेला ही छोड़ दिया गया था। फ्रांस यूरोप की राजनीति में मित्र खोज रहा था, लेकिन उसे कोई मिला नहीं। इसे बिस्मार्क की कूटनीतिक
प्रतिभा ही कहा जाए। उसने ऑस्ट्रिया और रूस, जिनके स्वार्थ दक्षिण पूर्व यूरोप में टकराते थे, को अपने साथ मिला लिया। लेकिन संधियों प्रतिसंधियों का सिलसिला जो बिस्मार्क ने शुरू किया था, उसे कोई बिस्मार्क ही कायम कर सकता था। जब वह प्रधानमंत्री पद से हटा तो कुछ समय के अंदर ही उस व्यवस्था की जटिलता लोगों के सामने आने लगी। फ्रांस को मित्र भी मिलने लगे, जर्मनी के शत्रु भी दिखाई देने लगे। बिस्मार्क जो नहीं होने देना चाहता था, वह प्रक्रिया अपने आप यूरोप के राजनीतिक मंच पर प्रस्फुटित होने लगी। लेकिन बिस्मार्क के पास इस बात का संतोष ही था कि उसके प्रधानमंत्रित्व काल तक उस प्रक्रिया को रोके रखा। यदि उसके उत्तराधिकारी प्रतिभा संपन्न नहीं थे उसकी तरह, तो इसमें बिस्मार्क का कोई दोष नहीं था। हम कह सकते हैं कि जर्मनी की एकीकरण के पश्चात जो मुख्य परिणाम दिखाई देते हैं वह यह है कि यूरोप में जर्मनी एक महाशक्ति बन गया। दूसरा, फ्रांस और जर्मनी में दुश्मनी बढ़ती चली गई। तीसरा, यूरोप में सख्त संतुलन का सिद्धांत बदल गया। अंतिम, आगे चलकर यही शत्रुता माने फ्रांस और जर्मनी में जो माने शत्रुता थी, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।